हेलो, नमस्कार एंड आप सभी का स्वागत है एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दिस इज़ राधिका गुप्ता एंड जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही चुके हो, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है या किस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम है जिसमें हम एसएससी सीजीएल मेंस को कवर करेंगे, वो उसकी मेन स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या रहनी चाहिए। उसी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि मैम पहली बार मेंस का एग्ज़ाम हम लोग देने जा रहे हैं, क्या पैटर्न रहेगा, किस तरीके से हम इस एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपने देखा, इसका जो फर्स्ट ईयर था वो बहुत ही इजीली हर स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर देता आ रहा है। अभी आपका एग्ज़ाम जो है वो ओवर हो चुका है, आपने देखा कि भाई किस प्रकार से आपके जो सवाल हैं वो पूछे गए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं सेकंड यानी कि मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि आपका जो मेंस है वो किस तरीके से रहने वाला है, तो थोड़ा सा उसके पैटर्न को जानने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस प्रकार से पूछा जा सकता है, क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, वो आज के इस सेशन में आप लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे देखिए ये बात बोलूँ कि आपका जनरल अवेयरनेस जो आता है इसके अंदर कंप्लीटली आपको जनरल साइंस के पोर्शन को कवर करना रहेगा। आप बोलेंगे कि मैम बहुत सारे कंप्लीट एस्पेक्ट को अगर हम यहाँ पर नोट करें कि भाई हमारा करंट अफेयर्स भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे ही सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें साइंस का रोल क्या रहेगा या साइंस का वेटेज क्या रहेगा या उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया, 25 सवालों में से आपने देखा कि मैम कम से कम 4 से 5 सवाल हमारे क्या रहे हैं, साइंस के ऊपर रहे हैं, सामान्य विज्ञान के ऊपर रहे हैं। इन्हीं 4 से 5 सवालों में से अगर आपने देखा हो तो भाई 1 से 2 सवाल तुम्हारा जनरल, जैसे हम कहते हैं डेली लाइफ में, यानी कि आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आमतौर की ज़िंदगी में आप साइंस का जो प्रयोग यहाँ पर देखते हैं वो आपसे पूछा गया है। बात कर लेते हैं मेंस के लेवल की। अब जब मेंस का सिलेबस अगर आपसे कहा है कि भाई मेंस के अंदर क्या सिलेबस रह सकता है, तो सिलेबस तो उन्होंने यहाँ पर भी यही मेंशन किया, एसएससी के द्वारा जो कंप्लीट आप लोगों को सिलेबस मेंशन किया है कि भाई यहाँ पर भी आपका जो सिलेबस होगा वो डेली लाइफ एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आपके सवाल यहाँ पर रहने वाले हैं जैसे प्रीलिम्स में थे। मगर ऐसा वाकई तो नहीं होता, क्योंकि जब मेंस की बात आती है, जब आपके सवाल देखे जाते हैं तो सवाल आपके हर तरीके से पूछते हैं। वो आपका बेसिक फिजिक्स के फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का भी आता है, हो सकता है कि वो केमिस्ट्री की रिएक्शन बैलेंस करने को भी दे दे, या आपको बायो के अंदर किसी भी प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम से पूछ लिया जाए कि कहाँ है। मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ साथ कंप्लीट साइंस का जो महत्व है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जब हम बात करेंगे देखिए सामान्य विज्ञान की, एक बार यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं कि भाई आ क्या रहा है, सामान्य विज्ञान आ रहा है, मतलब जनरल साइंस आ रहा है। तो जनरल साइंस के अंदर आप तीनों ही विषयों पे कंप्लीट एक कमांड अपनी रखेंगे, यानी कि मैम हमें क्या क्या फोकस करना है। हमारे लिए फिजिक्स भी महत्वपूर्ण है, भौतिक विज्ञान से भी सवाल हमारे रहेंगे। हम बात करें रसायन विज्ञान की यानी कि केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के भी सवाल हमें पढ़ने हैं। और साथ साथ में बायोलॉजी, जीव विज्ञान जिसे हम कहेंगे। ऐसा नहीं है, कहा जाता है कि भाई ज़्यादातर सवाल जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे पूछ लिए गए हैं, जैसे प्रीलिम्स में पूछे हैं, बट मेंस का लेवल क्योंकि अब थोड़ा सा नया रहने वाला है, आपको भी नहीं पता, पहले भी इस प्रकार का जो पेपर है वो नहीं हुआ है, अब ये पहली बार है। तो कहने को हो सकता है कि भाई पेपर आपका सिंपल आ जाए, मतलब आपसे बेसिक जो है वो पूछा जाए, लेकिन हम तैयारी करेंगे उसी लेवल पे जहां आपके कंप्लीट, मतलब आने को अगर पेपर का लेवल टफ भी कर दिया, एवरेज भी रखा, तो आप उसे हल कर पाए। केमिस्ट्री के अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर जब हम बात करेंगे, और भौतिक विज्ञान के अंदर हम बात करने वाले हैं। अब इन तीनों के अंदर सबसे ज़रूरी बात यह है कि आखिर ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है जो कि मैम हमें पढ़ना चाहिए, या क्या ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और किस प्रकार से हमें उसके लिए पढ़ना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव पेपर तो आपका है नहीं, पेपर तो हमारा वही रहेगा, बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइप आपके सवाल आएंगे। आप लोगों ने यहाँ पे जो कंप्लीट सिलेबस है वो देखा कि भाई प्रीलिम्स में तो नॉर्मल 25 सवाल हमसे पूछे गए थे, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से जब आप देखते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी मैथ्स हो, रीजनिंग हो, एक साथ है,
आपका इंग्लिश का कॉलम और आपका जनरल अवेयरनेस, भले ही 20 सवाल यहाँ पर आपके पूछे जाएं। कितने सवाल हैं? 20 सवाल हैं, ठीक है। ये कंप्लीट जो सेक्शन आपका रहने वाला है, इन 20 सवालों में से हो सकता है कि भैया आपसे 3 से 4 सवाल साइंस के पूछ लिए जाएं, जैसा कि हमने प्रीलिम्स के अंदर देखा कि 25 में से भी कम से कम 3, 4, 5 सवाल आपके हर शिफ्ट के अंदर आपको देखने को मिले। 2 सवाल बायो के हैं, 1 सवाल फिजिक्स का है, 1 सवाल आपका केमिस्ट्री का है। तो कुछ इसी प्रकार से इन 20 सवालों को करने के लिए हल्के में तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश के साथ है। अब कुछ स्टूडेंट्स की हो सकता है कि भैया इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो, तो वो जनरल अवेयरनेस के साथ इसको क्वालिफाई कर लें कि भाई अगर जीएस नहीं भी आती है तो हम उसको खींच लेंगे। लेकिन किसी की अगर इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए हमारी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम इंग्लिश में पढ़कर तो गए लेकिन हो सकता है थोड़ी बहुत हमें कमी रह गई, तो भैया क्वालिफाई तो हमें जीएस के साथ ही करना पड़ेगा। आखिरकार हमें ये सेक्शन भी तो कंप्लीट मेरिट के अंदर लेके आना है, क्वालिफाई तो हमें करना ही है। सो इसीलिए जब भी हम जीएस की बात करेंगे, इस 20 सवालों में से आपका साइंस का जो वेटेज है, आपका विज्ञान का जो वेटेज है, उसको हम यहाँ देख लेते हैं कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अगर मैं आपसे ऑफिशियली, देखो सिलेबस जो आपको ऑफिशियली दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है, जहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है कि आपका जो टॉपिक है वो क्या रहेगा। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि भैया डेली एवरीडे ऑब्जर्वेशन में, आपके एक्सपीरियंस में, जो भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोग देख रहे हैं, वो कंप्लीट सब्जेक्ट आपको यहाँ पर बताना है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। साइंटिफिक रिसर्च एक वर्ड यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। बट जब सवाल आप देखते हैं ना, तो सवाल कुछ उसी प्रकार से आते हैं जहाँ से हमें बेसिक, जो हम कहते हैं ना 9th 10th 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, मतलब 10वीं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की बेसिक एनसीईआरटीज़ की किताब तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। मैं आपको यही पर्सनल सजेशन दूंगी कि भाई देखो, आप लोगों के लिए जितनी भी हम यहाँ थ्योरी कराएंगे आपके कंप्लीट बैच के अंदर, उसमें आपको मिलेगा सारा कुछ, मतलब 9 से 12 तक का। अब उसका लेवल ये नहीं होगा कि मैम हम ना मेडिकल का पेपर देने जा रहे हैं या हम लोग यहाँ पर आईआईटी पेपर देने जा रहे हैं, हम देंगे वही सीजीएल, और उसके हिसाब से जितना इनमें से इम्पॉर्टेंट साइंस रहेगी, जितना विज्ञान इम्पॉर्टेंट रहेगा, वो आपकी थ्योरी के साथ आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कराया जाएगा। मतलब पहले आप चैप्टर को समझेंगे और फिर उसकी थ्योरी को यहाँ पर समझ के उसके सवालों को लगाने का प्रयास करेंगे। तो प्रॉब्लम बस इतनी सी रहती है कि स्टूडेंट्स क्या नहीं करते, स्टूडेंट्स उन 3 चीज़ों को फॉलो नहीं करते। हम थ्योरी भी पढ़ेंगे कि कैसे रहेगी, लेकिन आप जो गलतियां करते हैं उसमें 3 मुख्य गलती होती हैं। कि मान लीजिए मैम हमने पढ़ा, अब हमारी भी क्लासेस आपकी चलेंगी, तो आप जब पढ़ रहे होंगे ना, आपको एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी पेपर को पास करने के लिए सबसे पहला काम उसका सिलेबस देखना होता है। ठीक है मैम, आपने कहा हमने सिलेबस देख लिया, आपने सिलेबस देखा, अब सिलेबस के तहत आपको क्या पता चला कि मैम सिलेबस में क्या आ रहा है। सिलेबस के अंदर हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आमतौर की जनरल साइंस बोली है, ठीक। इसके बाद अब सिलेबस देखकर तो मैम हम इतना नहीं समझ पाए, लेकिन हाँ हमें ये समझ में आया कि इसके थ्रू हमें पढ़ना क्या है, हमें बेसिक साइंस पढ़नी है। प्रीवियस ईयर, अब इसके आप रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि भाई मेंस पहली बार होने जा रहा है, तो मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस में आपका जीएस का पोर्शन पहली बार रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे रिवीजन। मतलब आप पहले आपने सिलेबस देखा, आपने पढ़ाई करी। दूसरा मुख्य और बहुत इंपॉर्टेंट काम जो रहने वाला है वो है हमारा, पढ़ने के बाद जब आपने थ्योरी पढ़ ली है उसके बाद करना है रिवीजन। ठीक है, क्या करोगे आप, रिवीजन करोगे। रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अब जैसे आपको डेट भी नहीं पता है कि मैम कब हमारा पेपर जो है वो होगा, हमें इतना तो ज़रूर पता है कि हमें एग्ज़ाम देना है, तो हमने इतना कंटेंट पढ़ लिया है, हमारे पास ये थ्योरी है। अब अगर मैं इसको रिवाइज़ नहीं करूँगा और मैं बाद में सोचूंगा कि हाँ भाई एक साथ करके मैं इसको रिवाइज़ कर लूँ, नहीं हो पाएगा, आप भूल जाओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहेगा कि जब हमने सिलेबस देख लिया, हमने पढ़ लिया, तो हर किसी को ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने बाद अगर मैं उस किताब को उठा के दोबारा से देखूं या उसके सवाल लगाऊं तो मेरे को याद आ जाए। इसीलिए कहते हैं हर किसी की लर्निंग पावर अलग अलग है, हर किसी की याद रखने की क्षमता अलग अलग है। आपने आज कोई चैप्टर पढ़ा, आप उसे 3 दिन बाद भी रिवाइज कर सकते हैं,
7 दिन बाद भी कर सकते हैं, 15 दिन के अंदर एक बार कर लिया, ठीक है, महीने में 2 बार कर लिया। कुछ इस प्रकार से आप अपनी तकनीक जो है वो अपने हिसाब से कि आपको कब सूटेबल लगता है आप उसको सबसे पहले बनाएं। आपने क्या किया, आपने किया रिवाइज, आपने किया रिविजन। रिविजन करने के बाद आपके लिए जितने भी आपको लगता है कि भाई पॉसिबल मेरे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस सेट मेरे पास हैं, अब मुझे लगाने चाहिए सवाल। क्योंकि आमतौर पे बच्चा क्या करेगा कि वो पढ़ तो लेगा, वो थ्योरी भी पढ़ लेगा, वो रिवाइज भी कर लेगा, मगर उस थ्योरी में से वो ये शायद पता करना ना देख पाए, समझ पाए कि मैम इसमें से सवाल कैसे बनेंगे, इसमें से मैं प्रश्न कैसे निकाल सकता हूँ। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये भी यहाँ पर रहेगा कि आप सवालों को कैसे हल कर रहे हैं। ठीक, तो तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या हो जाएगा, आपको मॉक टेस्ट लगाना, यानी कि प्रैक्टिस सेट। जितने भी आपके पास सवाल हैं आप उन सवालों को लगाइए। आप सवाल लगाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से आपका स्कोर यहाँ पर बैठ रहा है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी लास्ट में, सवालों को लगाना और फिर अपना स्कोर का अंदाजा करना कि आखिर मेरा स्कोर कितना बैठ रहा है, या मैं किस पोर्शन में यहाँ पर अभी भी कमी रह रही है, कि विज्ञान में भौतिकी में प्रॉब्लम हो रही है, रासायनिक विज्ञान में प्रॉब्लम हो रही है, बायोलॉजी में प्रॉब्लम हो रही है, आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि मैम हमने ये तीनों काम यहाँ पर कर लिए, तो आप अपने एग्जाम के लिए कह सकते हो कि मैंने क्या किया है, स्मार्ट स्टडी किया है। वरना ढेर सारी किताबें इकट्ठी कर लेना, उसके बाद सारी किताबों को पढ़ लेना, केवल थ्योरी पढ़े जाना, ये हर बच्चा कर लेगा। आपने क्या करना है, आपने ये काम को रेगुलर बेसिस पे करना है। रेगुलर मतलब कि मैम मैं रिवाइज भी कर रहा हूँ और मैं मॉक टेस्ट भी लगा रहा हूँ। अब मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है, आज के सेशन में हम थोड़ा बेसिक कवर करते हुए चलेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास हम जिस प्रकार से आपको पढ़ाने वाले हैं उसके बाद जो आप सवाल करेंगे वो कैसे रहेंगे और आप उनको किस हद तक सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पे बात करूं कि इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखो जी, जैसे हम बायोलॉजी में बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने भी देखा कि आपका प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, उसके हिसाब से भी अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं एक तो बीमारियां, दूसरे आपकी ह्यूमन की बॉडी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आप भी नोट कर सकते हैं, जैसे कि हो गए हमारे रोग यानी कि डिजीज, या आप बात करोगे रोगों के अलावा हमारे ह्यूमन की फिजियोलॉजी, मानव का क्रिया विज्ञान, शरीर में जितने जितने आपके सिस्टम हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, मानव का क्रिया विज्ञान। इसके साथ हार्मोन के ऊपर सवाल बहुत आता है, हार्मोन चाहे आपके पादप के हो चाहे आपके मानव के अंदर हो, तो हार्मोन से सवाल आपका पूछ लिया जाता है। पादप जगत और जंतु जगत से सवाल आपका आ जाता है। ठीक है, पादप प्लस जंतु जगत यानी कि एनिमल और प्लांट किंगडम। इसके अलावा विटामिन का पोर्शन, मतलब प्रीलिम्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट था, मेंस के हिसाब से भी आप उसको कवर तो ज़रूर करना ही करना है। ये वो टॉपिक हैं जहाँ से संभावनाएं ज़्यादा होती हैं आपके सवालों को देखने की, आपके सवाल पूछे जाने की। इसके बाद आते हैं, चलो मैम यहाँ से भी सवाल बन गया, अब अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ूँ तो कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। जैसा मैंने बताया, देखो बेसिक तो हमें NCERTs तो पढ़नी ही रहती हैं, इसके साथ साथ आपने जो सबसे ज़्यादा फोकस करके चलना है वो जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, कम से कम 1 से 30 तक याद करने हैं, कम से कम। ठीक है, आपकी आवर्त सारणी जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल आपने यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, आवर्त सारणी, इसके अलावा जितने भी आप लोग पूरी पीरियोडिक टेबल जब आप समझ जाते हैं, आपको एटॉमिक नंबर जब याद हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत जो बेसिक जिसे हम जनरल लाइफ में देखते हैं कि एसिड और बेस कौन कौन से हमारी डेली लाइफ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है, कि भाई वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना है, जिप्सम किसे कहते हैं। ठीक है, खाने का सोडा क्या है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा में अंतर क्या है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, इनके केमिकल सूत्र क्या हैं, इनके कॉमन नेम क्या कहे जाते हैं, इनके फॉर्मूले क्या हैं और इनके IUPAC नेम क्या हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हो कि एक चैप्टर है जिसे हम कहते हैं एसिड और बेस वाला।
ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर डेली लाइफ की बात करें जो, तो यहाँ से एक आधा सवाल ज़रूर आपको देखने को मिल जाता है कि मैम एक आधा क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट रहता है वो होते हैं आपके सभी फॉर्मूले, चाहे वो मोशन से रिलेटेड हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, ठीक है, मैग्नेटिक चैप्टर के हों, यहाँ से सवाल जो है वो आपके बनते हैं। फिजिक्स के अंदर फॉर्मूले हो गए, जो बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूले आपके रहते हैं, वहाँ से एक सवाल आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के, आप कहोगे कि मैम पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, किताबों में तो अगर मैं पढ़ता चलूँगा तो इतना सारा है कि मैं अभी इस टाइम में कवर भी शायद ना कर पाऊँ। लेकिन सबसे प्रायोरिटी जो सबसे पहली होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम उसको किस हद तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर पा रहे हैं। मतलब जितना भी मेरा इम्पॉर्टेंट फोकस है, ये जो टेबल, ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, क्या मैं इन्हें कवर कर पा रहा हूँ या नहीं, वो भी जल्द से जल्द, वो भी उस टाइम में जितने टाइम में हमारा एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही है, अभी हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम इन्हें कवर करेंगे यहाँ पर, और इन्हें कवर करने के साथ फिर हम लगाएंगे उसके सवाल। क्योंकि देखो स्मार्ट स्टडी में और हार्ड वर्क में, जैसे कहते हैं ना कि एक तैयारी हो रही है, बस लगे पड़े हैं मैम, पढ़ाई करे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि बाकी दिन दुनिया में क्या चल रहा है। सुबह से उठ के 8 घंटे हो गए, पढ़े जा रहे हैं, सवाल भी लगा रहे हैं, वो होती है हार्ड वर्क, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। दूसरा होता है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी मतलब मुझे पता है मैं दिन में 4 घंटे निकालूंगा, मगर वो 4 घंटे ऐसे होंगे कि उन 4 घंटों में मैं 8 घंटे की पढ़ाई कर लूँगा, पढ़ूंगा वो जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और लगाऊंगा मैं उसके सवाल। समझे? इसीलिए कहते हैं जब एग्ज़ाम की डेट नज़दीक हो, या जब आपको नहीं पता कि भाई अब एग्ज़ाम जो है मेरा, कभी भी किसी भी वक्त हमारा एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो सकती है, तब आपको करनी चाहिए स्मार्ट स्टडी। ये नहीं है कि किताबें सारी लेके बैठ गए, मैम इस चैनल ने ये बोला था, ठीक है, यहाँ से मुझे पता चला इस यूट्यूब वीडियो से कि ये भी किताब पढ़ लो, फिर मुझे मेरे ट्यूशन वाले टीचर ने बोला ये भी पढ़ लो, कोचिंग वालों ने बोला ये भी पढ़ लो, मैं सब ले आया। मेरे दोस्त के पास भी 3-4 किताबें थी, मैं वो भी ले आया। अब किताबें तो मेरे पास इतनी सारी हो गई, मगर मैं पढ़ूं कैसे उन्हें? मैंने 9 से लेके, जैसे यूपीएससी में देखते हैं 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटीज तो इकट्ठी कर ली, मगर जब नहीं पढ़ पाते तो भैया वो रखी ही रह जाती हैं। इसीलिए उनमें से भी जो इम्पोर्टेंट है हमें वो खींचना होता है, हम उस पॉजिटिव कंटेंट को पहले बाहर निकालेंगे। तो हमें जब भी तैयारी करनी होती है, एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, हमें करना है हार्ड वर्क, सॉरी हमें करना है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो सब करते ही आ रहे हैं, हार्ड वर्क आपका तब भी होगा जब आप उसे स्मार्टली करेंगे। इसीलिए आपका जो कंप्लीट यहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाएगी वो कुछ इसी प्रकार से होगी। मैं आपसे कहूँ कि चलो हम एक छोटा सा टॉपिक आज लेकर चलते हैं, जैसे कि आपकी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। बेसिक से हम पढ़ते आए हैं कि मैम मानव बॉडी के अंदर सेल है, सेल जो है वो मिलकर के ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, फिर अंग प्रणाली बनती है, फिर हमारा एक पूरा जो शरीर है वो मिलकर बन जाता है। जैसे एक पूरे घर की नींव एक छोटी सी ईंट होती है, उसी प्रकार से हमारे पूरे शरीर की एक छोटी सी जो नींव होगी वो हमारी एक कोशिका होती है, वो हमारी सेल होती है, और उसी सेल से मिलकर के ढेर सारे सेल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारा पूरा मानव का शरीर बन के तैयार हो जाता है। कुछ इसी प्रकार से रहता है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि भैया इस शरीर के अंदर, इस पूरे मानव के शरीर को कंट्रोल करने वाला कौन है, इस पूरे बॉडी को नियंत्रित कौन कर रहा है, इसको संभाल कौन रहा है, तो वो देखा जाता है हमारा ये मस्तिष्क। हालांकि ये जो शरीर है ये कुछ 9 अलग अलग सिस्टम से मिलकर के बना हुआ है। देखें ज़रा, अगर हम केवल अपनी इस बॉडी की बात कर रहे हैं, अगर हम केवल मानव के शरीर की बात कर रहे हैं, तो भैया इस शरीर के अंदर आपका पाचन होगा, पाचन तंत्र से। श्वसन, आप सांस ले रहे हैं, श्वसन तंत्र से। आपके शरीर के अंदर जितनी भी रक्त बह रहा है वो कहीं ना कहीं रक्त परिसंचरण तंत्र से, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। आपकी हड्डियों का ढांचा है तो आप कहोगे मैम स्केलेटल सिस्टम है, हड्डियां हैं 206, जो अगर नहीं होंगी तो हमारे ऑर्गन्स, बाकी के अंग कहाँ कैसे फिट होंगे। इसी प्रकार से हमारा प्रजनन अंग जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, वो यहाँ पे मदद कर रहा है हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को बढ़ाने में। आपकी बॉडी के अंदर ऐसे ढेर सारे जो 9 से 10 पूरे कंप्लीट अंग प्रणाली जिसे हम कहते हैं, सिस्टम जिसे हम कहते हैं, वो कार्य कर रहे हैं, और हर एक सिस्टम एक दूसरे के बिना अधूरा है। अधूरा क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए शरीर के अंदर आपका कंकाल तंत्र है, तो चलो ठीक है मैम, कंकाल तंत्र तो है, मगर अगर इसके अंदर पाचन तंत्र ना हो, श्वसन तंत्र ना हो, पूरी नसें ना हो जहाँ पर रक्त बह रहा है, तो क्या इस ढांचे का कोई काम है? ये ढांचा ऐसे ही खड़ा रहेगा।
तो हर एक जितने भी आपके अंग प्रणाली हैं, जितने भी आपके ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ये सब अलग अलग तरीके से इंटरलिंक्ड हैं और आपस में इनका जो रोल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर एक ना हो तो दिक्कत होगी ही होगी। जो लोग कह देते हैं कि भैया बॉडी से किडनी को बाहर निकाल दो, एक किडनी से भी काम चल जाएगा, काम चल तो जाएगा मगर उस लेवल पर नहीं चलेगा जिस तरीके से एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति दोनों किडनी के साथ, दोनों वृक्क के साथ काम कर पाता है। तो याद रखेंगे, शरीर का एक हिस्सा भी अगर मैं बाहर निकाल दूं तो दिक्कत तो जनाब होनी ही होनी है। और उसी प्रकार से पूरे शरीर के जितने भी ये अंग हैं, जितने भी आपके ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इनको रेगुलेट करने वाला आपका मस्तिष्क सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन। इस शरीर के कंट्रोल में, ठीक है, कौन मदद कर रहा है, इसको जो नियंत्रित कर रहा है वो है हमारा ब्रेन, वो है हमारा मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क क्या करता है, नियंत्रण कर रहा है, समन्वय बना रहा है, कोऑर्डिनेशन बना रहा है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये यहाँ पर मदद करता है। मतलब जो भी सिस्टम बॉडी के अंदर चल रहा है वो आपका इस मस्तिष्क के द्वारा चल रहा होता है। ये जो ब्रेन है, सबसे पहले आप बात करोगे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रेन डेवलप हुआ ना, जब छोटा सा एक भ्रूण पैदा हो रहा था तो उस टाइम पर इसकी डेवलपमेंट हो रही थी। तो आखिर ये डेवलप किस प्रकार से हुआ या किस तरीके से इसकी जो उत्पत्ति है वो देखी जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ याद रखेंगे कि जब हम भ्रूण की बात करते हैं तो देखो, एक बच्चा जब बनता है उससे पहले वो भ्रूण अवस्था में होता है, वो एम्ब्रियो बना हुआ होता है। ठीक है, मतलब आप देखेंगे कि इसके 9 महीने के ड्यूरेशन में, इसके 9 महीने के जीवन काल के अंदर जब ये पूरा पनप रहा होता है उस टाइम पर इसके शरीर में होते हैं कुछ स्टेम सेल्स। क्या होते हैं, कुछ स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं, स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। स्टेम कोशिका, ये स्टेम कोशिका मदद करती हैं किसके अंदर, अलग अलग प्रकार से आपके अंगों के निर्माण में। और उन जो अंगों का डेवलपमेंट होता है वो 3 झिल्लियों के कारण होता है, जिन झिल्लियों को हम नाम देते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, तो ये जो 3 झिल्लियां होती हैं, ये 3 झिल्लियां जब भी भ्रूण का विकास हो रहा होता है उस टाइम पर स्टेम सेल से 3 लेयर्स बनेंगी। ये 3 लेयर्स कुछ इस प्रकार से होती हैं, जरा देखेंगे। ठीक है, ये वाली जो मध्य की लेयर है, सबसे बाहरी वाली एक्टो, मध्य वाली मीजो और अंदर वाली एंडोडर्म। ठीक, इन 3 झिल्लियों से आपके शरीर के जितने भी अलग अलग अंग हैं वो यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या याद रखना है कि हमारा जो ब्रेन है उसकी उत्पत्ति भी इन्हीं तीनों में से किसी ना किसी झिल्ली से हो रही होगी। इसीलिए ये जो आपकी एक्टोडर्म है, यहाँ से हमारा मस्तिष्क पनपता हुआ दिखाई देता है। याद रखेंगे, नंबर पहला पॉइंट कि ब्रेन की उत्पत्ति, ठीक है, मस्तिष्क का ओरिजिन और ये सवाल पूछा गया है इसकी उत्पत्ति किससे हुई, एक्टोडर्म से। तो अब अगर मैं नॉर्मली कह दूं कि भैया किससे हुई है, एक्टोडर्म से, तो आपको नहीं समझ में आएगा। अब आपको समझ आ चुका है कि एक्टोडर्म क्या है, कि जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं उस टाइम पर जो हमारी स्टेम सेल्स होती हैं वहाँ से 3 झिल्लियाँ बन रही होती हैं और वही हमारी क्या बनाती हैं, अलग अलग अंगों का निर्माण करती हैं। मस्तिष्क है, एक्टोडर्मल है। मैं हृदय की बात करूंगी, हार्ट की बात करूंगी, वो मीजोडर्मल होगा। ठीक है, ये लेयर्स को हम यहाँ पर कहते हैं। अगला सवाल आता है कि भैया इसका वजन कितना होगा या ब्रेन का वेट कितना होगा। ठीक है, ब्रेन का वेट यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो ब्रेन का वजन अगर मैं देखूँ ना तो लगभग 1350 से 1400 सीसी यानी कि क्रेनियल कैपेसिटी यहाँ पे कहा जाता है। 1350 से 1450 सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है, क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियम वर्ड किसके लिए आता है, देखो जरा, क्रेनियल कैपेसिटी।
क्रेनियल वर्ड होता है जो हमारे ब्रेन के ऊपर कपाल पाया जाता है, जो सबसे ऊपरी हड्डी होती है। ठीक है, अगर मेरे पास ये जो मस्तिष्क है, इसके सबसे बाहर वाली जो हड्डी होगी, जो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उस टाइम पर उसके कपाल को तोड़ा जाता है, बिल्कुल प्रॉपरली अलग से उसको तोड़ा जाता है, वो जलता भी नहीं है, इतना ज़्यादा कठोर होता है। तो वही क्रेनियम के लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्रेनियल कैपेसिटी ब्रेन से रिलेटेड है। इसकी जो क्षमता है उसको हम यहाँ पर माप लेते हैं और इसका वजन करीबन 1350 से 1450 क्रेनियल कैपेसिटी यहाँ पर ब्रेन की, एक तरीके से आप कैपेसिटी को कह सकते हो। यही चीज अगर मैं इसके स्पेसिफिक वेट की बात करूं तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मैम इतने ग्राम ये हो जाएगा। ठीक है, इतने ग्राम यहाँ पर हो जाएगा। इसकी क्षमता सीसी क्रेनियल कैपेसिटी में मापते हैं। और वैसे जो हम कहेंगे कि भैया इसका वजन कितना है, वो 1350 से 1450 ग्राम करीब देखने को मिल जाता है। यही चीज अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये पाउंड में यहाँ पर कितनी होगी, तो याद रखना करीबन अप्रोक्सीमेटली 3 पाउंड ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे 3 पाउंड ब्रेन का जो वजन आपको देखने को मिल जाता है। ब्रेन के अंदर 3 हिस्से अलग अलग आपके पाए जाते हैं, जैसे कि अग्रह मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये तीनों हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि ये जो ब्रेन है ये कितने % ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन हमारी देखी जा रही है, ये कितने % ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज कर रहा है। क्योंकि आखिरकार हर एक अंग को काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से ब्रेन हमारे रक्त की 20% ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा होता है। कितनी? 20%। ये सवाल भी आपका अगेन पूछा गया है कि ब्रेन जो है इसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 20% ऑफ ब्लड ऑक्सीजन। ठीक है, मस्तिष्क रक्त की 20% ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है। ठीक है, कितना? तो इंपॉर्टेंट क्या है, 20%। कितना ऑक्सीजन है, 20%। और यहीं पर अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारे शरीर का वजन मान लीजिए 50 किलोग्राम है, तो भैया इसमें से जो एक्चुअल वजन आपका ब्रेन का होगा वो कितना वेट लेकर के बैठा है, तो 2 से 3% हमारी टोटल बॉडी का वेट ब्रेन का देखा जाता है। मतलब मेरा वजन अगर 50% है, 50 किलोग्राम है, तो 50 का 2 से 3% जो वजन है वो हमारा किसका होगा, अकेले इस मस्तिष्क का होगा। तो याद रखेंगे, अगला पॉइंट डाल के लिखेंगे कि भैया 2 से 3% वेट ऑफ बॉडी इज वेट ऑफ ब्रेन। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे इसे, मस्तिष्क शरीर का 2 से 3% वजन रखता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं। अब आता है ब्रेन की बात कि मैम ये ब्रेन 3 हिस्सों में बटा हुआ है, अब इसको हम यहाँ पर कैसे पढ़ें। देखो भाई, ध्यान देंगे, 3 हिस्से होते हैं हमारे मस्तिष्क के, ब्रेन के। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं, नंबर फर्स्ट डालेंगे फोर ब्रेन, जिसको हम कहेंगे अग्रह मस्तिष्क। ठीक है, दूसरा हिस्सा आता है जिसे हम नाम देते हैं यहाँ पर मिड ब्रेन, यानी कि मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और तीसरा कहलाता है हाइंड ब्रेन, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। हाइंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। बोलिए जी, बात समझ आ रही है?
अब इन तीनों हिस्सों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ एक अंतर जो आप लोग के मन में रहता है, मैम कई बार आप लोगों ने जब भी ब्रेन पढ़ा होगा तो आपने ये भी सोचा होगा कि हमें ना 4 लोब्स भी पढ़ाए जाते हैं कि भैया आगे वाला फ्रंटल है, फिर ये पैराइटल है, फिर ऑक्सीपिटल है, तो ऐसे लोब्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये लोब क्या है और ये हिस्से क्या हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? 3 हमने टाइप पढ़े, 4 हमने उसके लोब्स पढ़े कि टेम्पोरल है, फ्रंटल है, पैराइटल है, ऑक्सीपिटल है। तो इनका मतलब, इनका फ़र्क ज़रा यहाँ पर समझेंगे कि इनका जो एक्चुअल डिफरेंस है वो यहाँ पर क्या देखा जाता है। देखिए जी, जब भी हम ब्रेन को देखते हैं ना, कुछ एक अखरोट के समान दिखाई देता है। हमने अखरोट खाए हैं, तो ये जो अंदर की तरफ तुम्हें मस्तिष्क दिख रहा है, ये है एक प्रकार का आपका कंप्लीट, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। ये अखरोट जैसा दिखने वाला हिस्सा है। और इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर की तरफ ये वाली जो लेयर आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये वाली लेयर, ये जो हड्डी दिख रही है पूरी, ये होता है हमारा कपाल, जिसे हिंदी में कपाल कहते हैं, इंग्लिश में क्रेनियम कहा जाता है। और ये अंदर वाला क्या है मैम? ये हमारा ब्रेन है। तो हम बात इसी ब्रेन की करने वाले हैं भैया। ये ब्रेन जो है ये कैसे कार्य करता है। इस कपाल के अंदर हमने पढ़ा है कि कपाल में टोटल 8 हड्डियां होती हैं। कितनी? 8 हड्डियां दिखाई देती हैं। चेहरे में बात करेंगे, चेहरे की 14 हड्डियां हमें दिखाई देती हैं, ठीक। और ब्रेन की बात करेंगे तो ब्रेन के अंदर होते हैं लोब्स। ब्रेन के अंदर क्या है? लोब्स दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे हैं। और जब आकार पूछेगा तो तुम्हें पता है अखरोट की तरह ही दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जब भी हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो ब्रेन हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये ऊपर का सबसे बड़ा हिस्सा जिसे हम कहते हैं फोर ब्रेन, इंग्लिश में फोर ब्रेन कहेंगे, हिंदी में इसको नाम देते हैं जो अभी हमने लिखा अग्रह मस्तिष्क, ठीक है, अग्रह मस्तिष्क, ठीक है। ये पहला हिस्सा हो गया। ये यहाँ से लेकर के ये पूरा हिस्सा जो आप देख पा रहे हो, ये पूरा हिस्सा हमारा क्या बन रहा है? फोर ब्रेन बन रहा है। इसके बाद ये छोटा सा पार्ट देखो मध्य में है, मिडिल में है, तो हम इसे मिड ब्रेन इंग्लिश में कह देंगे, मिडिल में है, मिड में आ रहा है। हिंदी वाले मध्य कह देंगे, बीच में आ रहा है, ठीक है। हिंदी में क्या नाम देंगे? मध्य मस्तिष्क। और फिर ये बाकी का जो नीचे की तरफ बचा हुआ पोर्शन है, इसको हाइंड ब्रेन का नाम देते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि पीछे की तरफ है, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट पे है। हिंदी में क्या लिखेंगे? पश्चिम मस्तिष्क। बोलिए भाई, सबको समझ में आ रहा है? पहला अग्रह, पहला वाला फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन मध्य में, फिर लास्ट में हाइंड ब्रेन जिसे हम पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं जो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 4 लोब्स होते हैं ना, वो आपके अलग अलग दिखाई देते हैं। आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जब आप ब्रेन को पढ़ते हैं तो ये आगे का हिस्सा टेम्पोरल, फिर फ्रंटल, फिर पैराइटल, फिर ऑक्सीपिटल, इस प्रकार से हमें ये 4 लोब्स अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। माथे वाला हो गया, ठीक है, माथे से बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये 4 लोब्स में बटा हुआ है, जिसमें कि आप कहते हो कि भाई ये मेमोरी में काम कर रहा है, इसमें आईक्यू, इंटेलिजेंस, ये सारा पोर्शन जो है वो संभालने का कार्य कर रहा है। सिमिलरली मैं ये ऑक्सीपिटल की बात करूं तो हमारा देखना, सुनना, हमारी जो विजन की प्रॉपर्टी है, हम देख पा रहे हैं कोई भी चीज़, हम सुन पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस ऑक्सीपिटल वाले लोब से कंट्रोल होती हैं। तो आपके लोब्स का फंक्शन अलग होता है। और पार्ट जो है, जब हम इसको विभाजित करेंगे हिस्सों में, तो वो हिस्से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दिखाई देंगे। समझ पा रहे हैं बात को? यहाँ हम इसको इसके फंक्शन के आधार पर बांट रहे हैं, वहाँ पर उसके जो अंग हैं उसके आधार पर हम उसे बांट रहे हैं कि भैया इस ब्रेन में भी अलग अलग और छोटे छोटे डिविजन्स हैं, वो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे। तो मस्तिष्क के ये जो लोब्स हैं, इनका कार्य अलग होता है कि ये मेमोरी बना रहा है, पीछे वाले की मदद से आप देख पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ, पहला वाला हिस्सा ब्रेन का, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम यहाँ पे कहा जाता है, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक। देखते हैं किस प्रकार से वो हमारा रहता है। तो समझ पाए कि क्या क्या हो जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं अलग अलग, बिल्कुल ये बिल्कुल अलग अलग आपको दिखाई देंगे, आप देख सकते हैं। टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल एंड पैराइटल। क्लियर? तो ये हमारे लोब्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब बात करेंगे कि मैम देखो भाई, अब बात करेंगे कि आखिर इनमें हिस्से कौन कौन से हैं। जब हम पहले पार्ट की बात करते हैं, यानी कि ये जो मुझे सबसे बड़ा हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा कहलाता है सेरिब्रम का। सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क।
सेरिब्रम का मतलब हुआ प्रह मस्तिष्क, एंड इसी प्रह मस्तिष्क को कहते हैं कि ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा। तुम देख करके भी बता सकते हो कि मैम ये देखिए ये हिस्सा सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक, इसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ छोटा सा हिस्सा थैलेमस और हाइपोथैलेमस का दिखाई देता है। ठीक है, थैलेमस और यहाँ पर होता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तब जब भी आपको बोला जाए, अब ये जो हमने डिवीजन लिखा था ना फोर ब्रेन का, अब मैं तुमसे कहूँगी बेटा फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है, तो तुम्हारे मन में सीधे 3 नाम आने चाहिए कि मैम पहला होता है सेरिब्रम, जिसको आपने बोला प्रह मस्तिष्क, दूसरा होता है थैलेमस, और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। तीसरा क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक, इसके बाद ये मध्य मस्तिष्क है। ये मध्य मस्तिष्क बिल्कुल मिडिल में होगा, इसका कोई अलग से टाइप नहीं है, ये बस इसको और इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इन दोनों को जोड़ करके रख रहा है, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बना रहा है, जिसे हम मध्य मस्तिष्क कह रहे हैं। फिर आता है लास्ट में जिसे हम कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क। अब देखो पश्चिम मस्तिष्क वापस से 3 हिस्सों में मैं बात करूंगी, जैसे पहला वाला 3 हिस्सों में है, ऐसे ही आखिरी वाला भी 3 हिस्सों में होगा। मध्य वाला मिडिल में है, कनेक्ट कर रहा है, ऐसे याद रखेंगे। अब इनके फंक्शंस को भी पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं ये कौन कौन से होते हैं। सबसे बड़ा अंतर जहाँ सब कंफ्यूज होते हैं, मैम ये तो सेरिब्रम है, नीचे भी एक और नाम आता है जिसे कहते हैं सेरिबेलम। क्या नाम देते हैं? सेरिबेलम। ये जो सेरिबेलम होता है ना, सेरिबेलम, ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। जैसे ब्रेन में सबसे बड़ा हिस्सा तो सेरिब्रम था, ये क्या है? ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। देखेंगे जरा यहाँ पर कि मैम कुछ इस प्रकार से, ये देखो ये एक पेड़ की तरह तुम्हें दिख रहा है कुछ हद तक खुलता हुआ, कि मैम ये एक पेड़ के आकार का, कुछ पेड़ की पत्ती ऐसे खुलती हुई दिखाई दे रही हो, ये सेरिबेलम है। दिस इज सेरिबेलम, दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट तो इतना बड़ा मुझे पूरा ब्रेन दिख ही रहा है, बीच में छोटे छोटे से हिस्से हैं, और नीचे की तरफ ये जो पत्ती के आकार का है ये है सेरिबेलम। इसके बाद यही इसके जस्ट नीचे की तरफ ये हिस्सा आ रहा है और ये हिस्सा आ रहा है, ये दोनों कहलाते हैं पॉन्स और मेड्यूला। नाम लिखेंगे इनका, पॉन्स और मेड्यूला। इसको हिंदी में पॉन्स कहेंगे और मेड्यूला। ठीक है, इसका पूरा नाम जब देखते हैं तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कहा जाता है, आप इसको लिख सकते हो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। नाम याद हो जाएंगे, थोड़ा सा हमें पढ़ना रहेगा, पहले समझ लेते हैं चीज़ों को, फिर नाम भी हमें आसानी से याद हो जाएंगे। पहले तो ये होता है ना मैम, पहले ही घबरा जाते हैं, कुछ तो इनके नाम देख के ही छोड़ देते हैं। मतलब मैम मंजिल तो मुझे पानी है, मंजिल तो मैंने सोच रखी है कि मुझे ठान के रखी है, मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन जहां मुझे दिखा कि रास्ते में बहुत बड़े बड़े ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, मैं तो वहीं से कदम पीछे खींच लिया कि यार कांटे तो यहीं बिछे हुए हैं। अब जब तक तुम उन कांटों को पार नहीं करोगे, जब तक तुम उन कांटों के ऊपर कुछ ना कुछ चादर बिछा के उनके ऊपर से निकलोगे नहीं, तुम्हें कैसे मंजिल मिलेगी? पत्थर है तो पत्थर के ऊपर से भी निकला जाएगा, उसको भी पार किया जाएगा। तो ये ऑब्स्टिकल्स को देख के डरना नहीं होता कि अरे मैम बहुत बड़े बड़े टफ शब्द हैं, नाम है, सब ट्रिक के साथ सब याद हो जाएगा। बस बात यह है कि थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, और कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी की तैयारी जिसने कर ली उससे ज़्यादा सब्र शायद ही किसी के अंदर हो। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे सेरेब्रम की। सेरेब्रम, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैम ये सबसे बड़ा हिस्सा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वही हिस्सा है कुछ इस प्रकार से जो हमें सर का बिल्कुल यहाँ ऊपर की तरफ दिखता है। मैं अगर इसको पकड़ के खोल दूं तो भैया ये 2 अलग अलग गोलार्ध हैं। आपको ऊपर से तो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, ऊपर से तो कुछ बंद दिख रहा है, सर के जस्ट ऊपर से देखोगे तो ये 2 गोलार्ध होते हैं। पकड़ के अगर इसे खोल दिया जाए तो ये भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ये 2 हेमिस्फेयर्स हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है, ये दोनों भी किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं। अब वो जोड़ करके कौन रखा हुआ है, उसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। कैसा दिखता है मैम? कुछ इस प्रकार से हमें वो यहाँ पर दिखाई देता है। ये पूरा सेरेब्रम है, ठीक है, सेरेब्रम यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा। इस सबसे बड़े हिस्से को मैंने तोड़ा, ये लेफ्ट और ये राइट, तो देख पा रहे हो ये जो हिस्सा है, ये जो इन दोनों को जोड़ के रखा है, ये तब है जब मैंने इसे खोल दिया, पोस्टमार्टम किया किसी का और मैंने इसे खोल करके देखा कि आखिर मसला क्या था ब्रेन में, तो ये जुड़ा हुआ है। इस हिस्से को कहते हैं कॉर्पस
कैलोसम। नाम याद रखेंगे। नाम क्यों याद रखेंगे? क्योंकि मैम देखो बायोलॉजी के अंदर ना हम हर एक स्टेज पे ऐसे नामों को पढ़ेंगे जो शायद किसी और से रिलेट करें। जब हम आगे जाकर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना, जब हम आगे जाकर के देखेंगे कि भाई प्रजनन तंत्र कैसे काम कर रहा है, हमारी ओवरी से क्या बन रहा है, अंडाशय क्या बना रहे हैं, तो वहाँ पर एक नाम आएगा कॉर्पस ल्यूटियम। वो कॉर्पस ल्यूटियम और ये कॉर्पस कैलोसम, इन दोनों में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और कॉर्पस कैलोसम, कैलोसम को याद रखना है सेरिब्रम से, सी से कैलोसम रहेगा। देखो इधर सी से कैलोसम है और सी से सेरिब्रम है, तो ये कहाँ होगा? सेरिब्रम के अंदर होगा, प्रह मस्तिष्क के अंदर उपस्थित होगा, जो अगर मैं इस सर को पकड़ के खोल दूं तो दोनों गोलार्ध को जोड़ने का कार्य यहाँ पर कर रहा है। बोलो बात समझ में आई सबको? कोई दिक्कत, कोई समस्या? और ये पूरा जो ब्रेन है ना मेरा, ये जो सेरिब्रम है, ये जो प्रह मस्तिष्क है, ये जो सबसे बड़ा पार्ट है, यही बैठा होता है जो हमारे आईक्यू को, हमारी इंटेलिजेंस को। आप भी कहते होंगे कि मैम मेरी क्लास में एक लड़का टॉपर है और एक बैक बेंचर है जो पढ़ता ही नहीं है, जो पढ़ना चाहता ही नहीं है। मतलब उसका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहाँ है? बहुत कम है। उसकी बुद्धिमत्ता थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, वो पढ़ने में दिमाग नहीं है उसका। और एक होगा जो बहुत अच्छे से, जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, जो लर्निंग में बहुत अच्छा होगा, जो चीज़ों को रट भी सकता है, जो समझ के भी चल रहा है, जिसकी याददाश्त बहुत अच्छी है। तो ये सारा कंट्रोल आपका सेरिब्रम, प्रह मस्तिष्क, ये वाला हिस्सा हमारा कर रहा होता है। समझे बात को? आईक्यू की बात करेंगे, मेमोरी की बात करेंगे, हमारी बॉडी में चेतना है जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, लर्निंग की बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन संभालता है? हमारा ये सेरिब्रम, प्रह मस्तिष्क यहाँ पर संभाल रहा है। प्रह मस्तिष्क मतलब एक तरीके से अगर आप किसी से भी कह रहे हो कि भाई आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो मतलब आपका सेरिब्रम जो है वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, आपका प्रह मस्तिष्क बहुत स्ट्रांग है। ठीक, तो इसका मेन फंक्शन किसके अंदर आता है? इसका मेन फंक्शन आपकी याददाश्त को, आपकी लर्निंग को, आपकी मेमोरी को, आपके इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए देखा जाता है। इसके बाद दूसरा हिस्सा जो हमारे फोर ब्रेन का हमें देखने को मिलेगा वो कहलाता है, देखिए इधर, वो कहलाता है हमारा थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, कहीं यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इन दोनों का मुख्य काम क्या होता है कि थैलेमस जो है वो एक तरीके से आपकी बॉडी के तापमान को नियंत्रित कर रहा है, और वही तापमान आपका जो हाइपोथैलेमस है वो भी यहाँ पर नियंत्रित करता हुआ दिखाई देता है। तो इन दोनों के फंक्शंस कुछ हद तक सेम दिखाई देते हैं। जो आपके शरीर पे किसी ने टच किया, ठीक है, आपको कहीं चोट लगी, तो आपकी बॉडी के अंदर एक कॉन्शियसनेस जागती है, आपकी बॉडी के अंदर चेतना जो है वो सब हमारा थैलेमस यहाँ पर संभाल रहा है, हमारी बॉडी के तापमान को रेगुलेट कर रहा है। और साथ साथ में इसके नीचे जो है हाइपोथैलेमस बैठा हुआ है, इसका भी मुख्य काम क्या दिखाई देगा कि भैया ये हमारे शरीर के अंदर कहलाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये बेचारा देखने में तो बहुत सीधा दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में शरीर के सभी फंक्शंस को, जितने भी आपके शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हार्मोन बना रही है, वो सब इसकी परमिशन से ही बनते हैं। तो ये आपके शरीर के अंदर कहने को कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, मगर ये जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको जितने भी हार्मोन बनाने हैं उनको यहाँ पर पहले ऑर्डर देगा। जब तक ये उन्हें एक्टिवेट नहीं करेगा तब तक वहाँ से काम नहीं होगा। तो आप इसको एक और नाम दे सकते हैं कि ये झूठी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, कई बार इसको एक नाम दे दिया जाता है कि दिस इज अ स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब झूठी अंतःस्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी। ठीक है, हिंदी वाले लिख सकते हैं अंतःस्रावी। ठीक है, झूठी अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब है तो नहीं, नाम तो नहीं है, बट हाँ मैम ये काम सारे वही कर रहा है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्रंथि को ऑर्डर देगा कि भैया सारे हार्मोन्स रिलीज कर दिए जाएं। क्लियर है बात? समझ पा रहे हैं? कुछ इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में, तो हमारे जितने भी इमोशंस हैं, हमारी जितने भी यहाँ पर फीलिंग्स हैं, हमारा जो डर है, हमारी जो गुस्सा है, हमें जो भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये जितनी भी भावनाएं हैं, इन सबको भी संभालने वाला कोई और नहीं हमारा हाइपोथैलेमस यहाँ पे कहलाता है। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे से हिस्से दिखाई देते हैं हमें, देखेंगे जरा।
ये जो हाइपोथैलेमस है ना, इसके जस्ट नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रही है, ये भी बहुत छोटी सी होती है, 0.5 ग्राम की होगी, मटर के दाने के समान तुम्हें दिखाई देगी, ठीक है। देखो भाई 0.5 ग्राम की होती है, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी हाइपोथैलेमस के अंदर एमिगडाला और लिम्बिक सिस्टम जैसे कुछ हिस्से होते हैं जो स्पेसिफिकली इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। कि अगर मैं पूछूं कि भैया हाइपोथैलेमस संभाल रहा है तुम्हारे इमोशंस को, कि मैंने देखा और उसे दिल में बजी गिटार, ये गिटार कहाँ से बज रही है, दिल में नहीं बजती है, ये गिटार जो बज रही है वो तुम्हारे हाइपोथैलेमस के अंदर बज रही है। और इसके अंदर भी एक हिस्सा पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम ये संभाल रहा होता है सब कुछ, ये सारी भावनाओं को तुम्हारे लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। तो याद रखेंगे एक्चुअली में इमोशंस जो संभल रही हैं वो कहाँ से होती हैं, वो हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा दिखाई देती हैं। तो अगर मैं ऊपर वाले इस पूरे फोर ब्रेन प्रह मस्तिष्क के साथ बात करूं तो भैया कुछ ऐसे रोल्स इनके दिखाई देते हैं। फिर आता है मध्य मस्तिष्क, ये आपका कंट्रोल कर रहा है दोनों को, एक तरीके से आप कहेंगे कि मैम जोड़ करके रखा हुआ है। और फिर लास्ट में ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है सेरिबेलम। देखो यहाँ तक की चीजें समझ में आई कि मध्य मस्तिष्क क्या है, अग्रह मस्तिष्क क्या है, इसके तीनों हिस्से हैं, तो ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं, ठीक। अब जो आएगा वो आएगा पश्चिम मस्तिष्क का, और पश्चिम मस्तिष्क में पहला हिस्सा जो कि सेरिबेलम कहलाता है। सेरिबेलम शरीर का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है। आप जो कहते हैं कि मैम किसी व्यक्ति ने शराब पी ली है, किसी व्यक्ति ने अल्कोहल का सेवन किया है, या किसी व्यक्ति ने यहाँ पर किसी भी तरीके से अल्कोहल ली हुई है और वो सीधे नहीं चल पा रहा है, वो लड़खड़ा के चल रहा है, तो आखिरकार जब वो लड़खड़ा के चल रहा है तो भैया वो सीधे क्यों नहीं चल पा रहा, कुछ तो रीज़न होगा। वो शराब जो आपने सेवन करी है, वो जो अल्कोहल आप पिए हैं, वो अल्कोहल जाएगी और तुम्हारे इस सेरिबेलम पे असर डालेगी। देखो ज़रा, वो सीधे जाकर के इस सेरिबेलम पे असर डालती है और फिर कुछ इस तरीके से ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर प्रभावित हो जाता है, क्योंकि सेरिबेलम का काम होता है आपके पोस्चर को, आप सीधे खड़े हो, आप सीधे चल पा रहे हो, आपके अंदर ये जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं इन सब को संभालने वाला कौन है, हमारा सेरिबेलम दिखाई देता है। ठीक है, तो आप जब देख रहे हो कि मैम ये खुल रहा है, ठीक है, ये सेरिबेलम जो यहाँ पर हमारा खुल रहा है एक पेड़ के आकार का दिख रहा है, ये खुल करके एक पेड़ बना रहा है। वैसे तो बहुत छोटा सा हिस्सा बिल्कुल पीछे की तरफ पाया जाएगा, इसको कई नामों से जाना जाता है, लिखेंगे यहाँ पे, इसको कहते हैं आर्बर वाइटे ऑफ लाइफ, ठीक है। इंग्लिश में हिंदी में दोनों में इसको आर्बर वाइटे के नाम एक फ्रेज दिया गया था जिसका मतलब होता है ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ जीवन का पेड़ क्यों कहते हैं इसे, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है जब ये खुलता है ना तो एक पेड़ के आकार का मुझे दिखाई देता है। सिमिलरली यही वाला हिस्सा आपका सेकंड लार्जेस्ट भाग है, दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है, दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे भी नाम आपसे पूछ सकता है कि भैया कौन है ट्री ऑफ लाइफ, वो सेरिबेलम है। ये पूरा हिस्सा ऊपर वाला जो तुम देख पा रहे थे ये सब सेरिब्रम के अंदर था, प्रह मस्तिष्क जिसको हमने कहा, और ये हिस्सा कहलाता है सेरिबेलम। ये क्या कर रहा है, हमारे शरीर को सीधे चलने में, हमारा पोस्चर क्या है, हमारा लोकोमोशन, इसको संभाल रहा है कि हम कैसे चल पा रहे हैं, ठीक है। हम लड़खड़ा के तो नहीं चल रहे, कहीं देखा होगा कि मैम इधर चला मैं उधर चला और मैं लुढ़क गया, वो कोई मिल गया वाला सीन। तो क्यों होता है ऐसा भाई, क्योंकि आपका सेरिबेलम हिल चुका है, क्योंकि आपके सेरिबेलम पे असर पड़ चुका है, समझे। तो कुछ इसी प्रकार से हमें चीज़ें यहाँ पर प्रभावित होती हुई दिखाई देती हैं। और साथ साथ में ये जो सेरिबेलम है, इसीलिए इसको जब इसकी शेप देखी गई थी तो इसको नाम दे दिया था ट्री ऑफ लाइफ, करेक्ट। इसके बाद आता है पोन्स और मेड्यूला का हिस्सा। देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर ये जो आपका तना दिख रहा है ना, यहाँ पोन्स और मेड्यूला का हिस्सा हमें दिखाई देता है, जिसके अंदर अलग अलग रोल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं अगर बात करूं पोन्स वाले हिस्से की,
तो ये आपके शरीर के अंदर जब भी आप देखते हैं कि मैम मेरी आंखों के एक्सप्रेशन कैसे हैं, ठीक है, हम सुन पा रहे हैं सही से या नहीं सुन पा रहे हैं, हमारे फेशियल मसल्स कैसे मूव कर रहे हैं, हमारी आंखों के मूवमेंट क्या है, ये सब चीज़ें कौन संभालता है? पॉन संभालता है। मतलब ये कंट्रोल कर रहा है आपके मूवमेंट्स को। किसके मूवमेंट? आंखों के, ठीक है, आई मूवमेंट को, आंखों के मूवमेंट को, फेस के मूवमेंट को। ये नैन मटक्का चल रहे हैं भैया, ये कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ कौन कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि सारा कुछ ब्रेन के थ्रू नियंत्रित हो रहा है, तो ब्रेन में कुछ तो ऐसा होगा ना। ब्रेन के अंदर होता है पॉन्स वाला हिस्सा, पॉन्स वाला हिस्सा। आपकी बॉडी के अंदर यूरिनरी ब्लैडर को भी यही कंट्रोल करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, मूत्राशय को, यूरिनरी ब्लैडर को ये कंट्रोल करता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरी चीज आती है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा की। नाम लिखेंगे, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके शरीर के अंदर जो कंट्रोल है वो किसके द्वारा बन रहा है? ब्रेन के द्वारा। तो अब तुम ये सोच सकते हो कि भैया कौन सा हिस्सा संभाल रहा है। ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा क्या करता है? इसको कहते हैं कि ये हमारी बॉडी का श्वसन, जो हम सांस ले रहे हैं उसे संभालता है। दूसरा, हमने सांस लेने के अलावा जब हम उल्टी करते हैं ना, तो वॉमिटिंग सेंटर भी हम इसी को यहाँ पर कहते हैं कि भैया हमारी उल्टी, जैसे मान लीजिए किसी को उल्टी हो गई, तो वो उल्टी को रेगुलेट करने वाला, वो ब्रेन से कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जाती है, वो भी हमारा यही कहलाता है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो वॉमिटिंग सेंटर है, उल्टी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है ये? यहाँ पर रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है, रेस्पिरेशन को, यानी कि श्वसन को भी संभाल रहा है। आपके पेट के अंदर जितने भी रिफ्लक्स होते हैं, जैसे गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स कहते हैं, यानी कि पेट, और जब उल्टी होती है तो क्या होता है कि भाई खाना हमारे ईसोफेगस से नीचे गया, आमाशय के अंदर गया, जब उल्टी होगी तो भैया आमाशय से उल्टा रिवर्स गियर आएगा, खाना उल्टा ही तो आता है, तो वो भी आपका यही संभालता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वॉमिटिंग हो रही हो, आपको चक्कर आ रहे हो, आपको उल्टी आ रही हो, ये सारी चीज़ें कौन संभालेगा? आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा संभालता है। बोलो किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पर बहुत बेसिक बेसिक एक फंक्शन को हम याद करेंगे कि भैया कैसे कैसे आपका मस्तिष्क जो है वो यहाँ पे कार्य कर रहा है, और उसी हिसाब से हमारे जो सवाल हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जब आप चीज़ों को समझ पाएंगे और फिर आप इनके सवालों को लगाओगे तो चीज़ें और ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं। अच्छा, हमने ब्रेन पढ़ा, ठीक है। सिमिलरली जब मैं ब्रेन की बात करती हूँ तो ब्रेन भी किसी सिस्टम में आता होगा, तो मैम ये नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, यानी कि शरीर का तंत्रिका तंत्र। अब एक चीज नोट करना कि जो तंत्रिका तंत्र है ये दो भागों में बटा हुआ है। पहला आता है जिसे कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा आता है उसे कहते हैं हम पीएनएस। पीएनएस का मतलब होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि आपने कहा परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है कि मैम वो हमें यहाँ पर देखना है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। फर्क ये है भैया कि जब भी मैं केंद्रीय की बात करूंगी तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर दो मुख्य हिस्से आते हैं, जैसे कहते हैं ब्रेन, और ब्रेन से निकली हुई स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, और इससे निकला हुआ मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। नंबर पहला और नंबर दूसरा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है। यहाँ पर तो मैम ठीक है, ये अंग मेरे आ गए, यानी कि पूरा मैंने ये ब्रेन देख लिया अपना, और इससे निकली हुई ये जो मेरी स्पाइनल कॉर्ड थी ये आ गई। लेकिन यहाँ क्या होगा? तो भैया इस पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नसें भी तो मेरी निकल रही होंगी, कुछ ना कुछ नसें जो पूरी बॉडी के अंदर उस सूचना को लेके जा रही हैं, वो सारी नसें आती हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर। यानी कि इसके अंदर क्या आएंगी? सभी नसें, जो नर्व्स होती हैं वो आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो हमने अभी जो बात करी वो किसकी बात करी? इस ब्रेन के बारे में बात करी कि आखिर शरीर को संभालने वाला ब्रेन किसके अंदर आ रहा है? तंत्रिका तंत्र के अंदर आ रहा है, और कैसे काम कर रहा है, कुछ इस प्रकार से इसका रोल यहाँ पर देखा जा रहा है।
तो आई होप कि ये बात सबको समझ में आई हो। दूसरी चीज़, एक बहुत कॉमन सा फ्रेज आ जाता है, आपने सारे पार्ट्स यहाँ पर पढ़े कि मैम कुछ इस प्रकार से सारे पार्ट्स होते हैं, प्रह मस्तिष्क है, अग्रह मस्तिष्क है, मध्य है, पश्चिम मस्तिष्क है। इनमें से ब्रेन का तना किसे कहते हैं, ब्रेन की स्टेम किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आप जब ये मध्य वाले को देखते हो और जब आप पश्चिम वाले को देखते हो, देखो जरा पहले डायग्राम में देखो, तब समझ में आएगा। आप जब इस पूरे डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि मैम ये पूरा मध्य वाला पार्ट है और ये नीचे की तरफ क्या आ रहा है, पश्चिम वाला पार्ट है। ये दोनों मिलकर के, क्योंकि ऊपर तो पूरा ब्रेन हो गया, नीचे की तरफ मिलकर के क्या बना रहे हैं, हमारा तना बना रहे हैं। इसी को कहते हैं ब्रेन की स्टेम। तो अगर सवाल आ जाए कि ब्रेन की स्टेम क्या होती है, तो भैया आप बता सकते हैं मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन मिलकर के क्या कहलाते हैं, हमारे ब्रेन की स्टेम कहलाते हैं। लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है, ये जो ब्रेन की स्टेम है, सो मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन, मध्य प्लस पश्चिम मस्तिष्क मिलकर के क्या बना रहे हैं, आपकी ब्रेन की तना, ब्रेन की स्टेम यहाँ पर बना रहे हैं। तो आई होप कि ये कहानी सबको समझ में आ रही हो कि भैया सरकार कौन है, सरकार तो मैम ब्रेन ही है, मगर ब्रेन से भी नसें निकल रही हैं। नसें भी नहीं होंगी तो भी मसला ख़राब है मैम, नसें भी होनी बहुत ज़रूरी हैं। और साथ साथ में देखो, सारा खेल एक्चुअली में ना आपके ब्रेन का ही होता है। मान लो तुम्हें बहुत तेज़ प्यास लग रही है, तुम्हारे सामने एक पानी का ग्लास रखा हुआ है, ठीक है। अब तुम्हारे जो बॉडी के अंदर जो प्यास पनप रही है, जो तुम्हें प्यास लग रही है, तो तुम्हारी आंखों ने उस ग्लास को देखा और तुम्हारा मन किया कि चलो मैं पानी का ग्लास उठा करके पी लूँ, ठीक। देखा किसने, आंखों ने देखा। आपका मन हुआ कि पानी का ग्लास उठा करके मैं पी लूँ। आपके आंखों ने ब्रेन तक सूचना पहुंचाई कि भैया मुझे प्यास लग रही है, अब मैं क्या करूं। तो ब्रेन से वापस से ऑर्डर आएगा कि भाई सामने पानी का ग्लास है, उठा और पानी पी ले। यही तो होगा। तब आपके ब्रेन से हाथों के पास सूचना आएगी कि हाथ आगे बढ़ा, पानी ले और पानी पी ले। तो आपने हाथ आगे बढ़ाया, आपने पानी पिया और आपकी प्यास बुझ गई। तो ये सारा मसला किसका है, ब्रेन का। देखा किसने, आंखों ने। सूचना पहुंचाई नसों के द्वारा, कहाँ तक, ब्रेन के पास। ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आया। फिर वापस से आपके ब्रेन से सूचना प्रोसेस होकर आई, जैसे एक सीपीयू में कहानी प्रोसेस होती है। इनपुट कहाँ से गया, आंखों से गया, प्रोसेस कहाँ पर हुआ, ब्रेन में हुआ, और वापस से आपका जो आउटपुट आया है, आपकी जो सूचना आई है, वो आपके हाथों की नसों के द्वारा आई है कि पानी का ग्लास उठा और पानी पी ले। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम आपके ब्रेन का अंदर यहाँ पे देखा जाता है। अल्टीमेटली संभाल कौन रहा है मैम, वो हमारा मस्तिष्क है, वो हमारा ब्रेन देखा जाएगा। सो आई रियली होप कि भाई ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ये जो थ्योरी वाला पार्ट रहता है, जब आप इसको समझ लेते हैं ना, तो कुछ उसी प्रकार से अगर मैं आपसे कुछ चंद सवाल अभी पूछूंगी, आशा करूंगी कि आपको जो सवाल हैं वो आसानी से यहाँ पर हल हो पाए, आपको समझ पाए कि भैया हम बात कर किसकी रहे हैं, अगर आपने बहुत ध्यान से इस टॉपिक को यहाँ पर सुना होगा। चलिए कुछ सवालों को लगाते हैं, देखते हैं क्या आपके सवाल रहते हैं। देखो जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहा है स्पाइनल कॉर्ड किस हिस्से से ओरिजिनेट होती है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से निकलती हुई हमें दिखाई देती है, जरा बताएं सभी एक बार। सिंपल सवाल है कि मैम स्पाइनल कॉर्ड है। अब आप कहोगे मैम केंद्रीय में पहला ब्रेन था, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड था। तो अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैंने कहा कि ये पूरा तुम्हारा ब्रेन था, ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका ये जो पूरा तना आया और अल्टीमेटली क्या निकल के आ गई, हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकल के आ गई। तो लास्ट वाला पोर्शन क्या होगा, लास्ट वाला पोर्शन क्या था, मेड्यूला का। लास्ट वाला हिस्सा क्या था, मेड्यूला का। तो आप क्या कहेंगे, कहाँ से निकल रही है, मेड्यूला वाले हिस्से से स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु नीचे की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही है। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। क्योंकि जब मैंने हिस्सा देखा था ना ब्रेन का, देखो इधर ध्यान से, जब मैंने ब्रेन का हिस्सा देखा था तो मैम लास्ट में हिस्सा किसका आया था, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा का। और नीचे की तरफ क्या आ गई थी, फिर स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु पनपती हुई चली गई थी। ये मेरुरज्जु वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी के साथ ही आपको दिखाई देगी, नसें निकल जाएंगी और रीढ़ की हड्डी के पीछे की तरफ इसकी जो पोजीशन है वो आप देख सकते हैं। कहानी समझ में आई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कहानी वही होती है, लेकिन बात यह है कि मैम हम समझ पा रहे हैं या नहीं। अगला सवाल आपसे कह रहा है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कंसीडर्ड विद द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड द अर्ज फॉर ईटिंग आर कंटेन्ड इन। मानव मस्तिष्क के किस भाग को शरीर के तापमान के नियमन के साथ माना जाता है और खाना खाने के लिए आग्रह करता है। ये जो तुम्हारी भूख, क्रेविंग्स हो रही हैं कि मैम हमें ना भूख प्यास लग रही है, इसे कौन नियंत्रित यहाँ पे कर रहा है,
मेड्यूला, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस या फिर सेरिबेलम, या फिर सेरिबेलम। कहोगे कि मैम इस सवाल को लगाने के लिए हमें तो सोचना ही नहीं पड़ेगा, हमें तो पता है कि आखिरकार जब भी तापमान की बात आ रही है या भूख प्यास की बात आ रही है कि मेरी बॉडी में भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, या बॉडी में डर लग रहा है, किसी भी तरीके का इमोशंस हैं, ये सब कौन संभाल रहा है? हाइपोथैलेमस संभाल रहा है। भूख लगना, प्यास लगना, डर, मोटिवेशन, घबराहट, सारा कुछ, है ना। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइपोथैलेमस हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बेसिक कह रहा है खाना खाने की अर्ज, जो हमें अचानक से भूख लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है, हम कहते हैं कि मैम हमारी बॉडी के अंदर अब खाना जो है वो पच चुका है, लेकिन अब मुझे वापस से भूख लग रही है। रीज़न क्या होगा? हाइपोथैलेमस से ऑर्डर आएगा कि भैया खाना जो है वो खाली हो गया है, पेट में पच चुका है, अब ऊर्जा चाहिए, तो अब खाना दोबारा खाना पड़ेगा। क्रेविंग्स होनी शुरू हो जाती हैं अचानक से, वो सारा कौन संभालता है? हाइपोथैलेमस संभालता है। क्लियर? ये तो आईक्यू वाला है। सेरिब्रम तो हमारे इंटेलिजेंस कोशेंट को संभाल रहा है। सेरिबेलम हमारे पोस्चर को, कि हम कैसे चल पा रहे हैं, हम कैसे सीधे खड़े हो रहे हैं या नहीं है, कहीं हम लड़खड़ा तो नहीं रहे। वो देखिए साउथ इंडियन मूवीज में अचानक से पीछे से किसी ने वार किया और इंसान वहीं बेहोश हो जाता है, तो वो वार कहाँ कर रहा होता है? वो सर के कौन से हिस्से पे मार रहा होता है? वो हमारा सेरिबेलम होता है। ये चेतना जो है वो गायब हो जाती है और हम वहीं पर, खेल खत्म, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? हाइपोथैलेमस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कनेक्ट्स द टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन? दो गोलार्धों को कौन जोड़ रहा है? पाया मैटर, कॉर्पस कैलोसम, डायएन्सेफेलॉन या पॉन्स? या पॉन्स। बहुत सिंपल सवाल है, बताएंगे कौन यहाँ पर जोड़ रहा है? जोड़ना, किसको जोड़ना है? वो ये भी लिख रहा है दो गोलार्ध। अब पूरे मस्तिष्क में कहाँ थे गोलार्ध मैम? ये हमारा जो मस्तिष्क का हिस्सा सेरेब्रम था, इसी गोलार्ध को जोड़ने वाला कोई और नहीं, वो हमारा कॉर्पस कैलोसम था सेरेब्रम के अंदर। बताया था कुछ इस प्रकार से, देखो जी कुछ इस प्रकार से बताया था। ये जो दो गोलार्ध हैं, एक लेफ्ट और राइट वाले, इन्हें ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है? दिस इज कॉर्पस कैलोसम। अदरवाइज ऊपर की तरफ आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है। ये क्या है? ये हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम, प्रह मस्तिष्क। क्लियर? सो आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पे? आंसर हो जाएगा मैम ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये जो पाया मैटर कह रहे हैं, देखिए जरा ध्यान देंगे, पाया मैटर होता क्या है? मैंने कहा ये ब्रेन है, ऊपर की तरफ कपाल की झिल्ली है, क्रेनियम है, ठीक है। इस ब्रेन और कपाल की झिल्ली के बीच में आपको तीन झिल्लियां जो हैं वो दिखाई देती हैं, जिसमें सबसे बाहर की झिल्ली कही जाती है ड्यूरा मैटर, मध्य वाली होती है अरेक्नोइड, और अंदर की होती है पाया मैटर। मतलब ये ब्रेन की ना कवरिंग बनाते हैं। यहाँ पर ब्रेन के अंदर क्या बना रहे हैं? कवरिंग बना रहे हैं, और ये तीनों मिलकर के मेनिंज का नाम देते हैं। क्या कहते हैं इसे? मेनिंज। ये क्या है? ड्यूरा मैटर। अरेक्नोइड और पाया मैटर, ठीक। ये मिलकर के मेनिंज बना रहे हैं। ये ऊपर की तरफ आपका कपाल है और अंदर की तरफ हमारा मस्तिष्क है। तो आपसे पूछ ले भैया कौन सी झिल्ली इसके संपर्क में है, तो पाया मैटर वाली इसके संपर्क में दिखाई देती है। तो ये पूरा कुछ इस प्रकार से हमें ब्रेन की कवरिंग, जिसे हम कहते हैं आउटर कवरिंग है, ऊपरी झिल्ली है, वो हमारी मेनिंज कही जाती है। मेनिंज तीन झिल्लियों से मिलकर बनी है, जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही हैं। बाहर कपाल की हड्डी होगी और यहाँ पर आपका ब्रेन होगा, और इसके बीच में एक द्रव्य भरा होता है कि अगर कहीं से किसी को झटका लग जाए, कोई गिर जाए, उसको शॉक लग जाए, तो शॉक को अवशोषित करने वाली, शॉक को एब्जॉर्ब करने वाली उस द्रव्य का नाम दिया जाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। नाम से कैसे याद रखेंगे? देखो सेरिब्रो मतलब सेरिब्रम से याद रखा कि ब्रेन के बाहरी पूरे सबसे बड़े भाग को सेरिब्रम कहते हैं, और नीचे की तरफ क्या था? स्पाइनल कॉर्ड था। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ होगा? जो ब्रेन को बचा रहा है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र को बचा रहा है। तो समझ पा रहे हो किसकी बात कर रहा है? तो दिस इज योर CSF, दैट इज योर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इज दैट क्लियर? ऐसे ही सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट आप लोग के इंपॉर्टेंट रहते हैं कि किस प्रकार से आपने थ्योरी पढ़ी है और कैसे आप स्मार्टली उनके आंसर कर रहे हो। जब आप थ्योरी पढ़ोगे कि मैम नीट लेवल की तो मैंने थ्योरी पढ़ ली,
सवाल आ रहा है वही बेसिक एसएससी वाला, तो भैया फिर लगेगा ना कि कन्फ्यूजन कितना ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि हमें पढ़ना उस हिसाब से है जैसे हमारे एग्ज़ाम के अंदर हमसे पूछा जाए। तो आई रियली होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई हों, और कुछ कुछ उसी प्रकार से आप लोग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके तैयार किए जाएंगे आप लोग के आने वाले सीजीएल मेंस के जो बैच है उसके अंदर। ये बैच आप लोगों का परसों से यानी कि 19 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। 19 दिसंबर से जो आपका बैच है इसके अंदर वही आप लोग का बेसिक थ्योरी विद क्वेश्चंस कंप्लीट साइंस आपको कराई जाएगी। एंड ये आप लोग यकीन रखें कि आपका टाइम से पहले, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको साथ में लेकर के चलते हुए आपका वक्त से पहले सिलेबस जो है वो पूर्णतः करा दिया जाएगा। लेकिन आपने भी साथ निभाना है पूरी तरीके से। सो जो भी रियली में चाहते हैं भाई अपनी तैयारी को और अच्छे से करना, आपका जो बैच है जिसमें हम जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, सिमिलरली क्वेश्चंस को करते हुए और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपके कंप्लीट थ्योरी को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस बैच में आप लोग भी इनरोल कर सकते हैं। आप में से जो भी साथी चाहते हैं कि भाई अब हमारी भी तैयारी अच्छे से हो, 19 दिसंबर से आप लोग अभिनय मैथ्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से अपनी कंप्लीट कोर्स की जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। जल्द से जल्द इनरोल करें ताकि भाई आप लोग का जो तैयारी है वो भी और अच्छे से यहाँ पर हो जाए। और आशा करूँगी कि आप लोग को ये जो क्लास है वो यहाँ पर अच्छी लगी हो। आपका कंप्लीट साइंस बैच भी आप लोग का आ रहा है जो कि पेड बैच की तरह रहेगा लेकिन 0 फीस पर। A to Z साइंस बैच जो कि क्लास आपकी चलेंगी यूट्यूब के ऊपर रोज़ शाम को 6 बजे। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो। जल्द से जल्द इनरोल करें। मिलते हैं आप लोगों से बैच के अंदर। तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।